नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द नॉलेज वैली बाय आनंद शंकर के ऊपर। और आज हम लेकर आए हैं एक और नया वीडियो जो कि है हिस्ट्री सेगमेंट में क्लास 10th एनसीईआरटी नेशनलिज्म इन इंडिया। और आज आगे बढ़ाते हैं इसी चैप्टर को और जानने की कोशिश करते हैं कि असहयोग क्यों आया, इसको आंदोलन में कैसे परिवर्तित किया जा सकता था, इसके इंपैक्ट क्या हुए, शहरी इलाकों में इसका प्रभाव क्या पड़ा, क्या इसके मायने सबके लिए बराबर थे, क्या सारी भावनाएं थी लोगों की, अलग अलग समूहों की। इन सारी चीजों को आज समझने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। चलिए जानते हैं भाई असहयोग क्यों। तो सबसे पहले बात करते हैं गांधी जी की एक प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम है हिंद स्वराज, जिसको 1919 में पब्लिश करा गया था, प्रकाशित किया गया था। इसके अंदर गांधी जी ने अपने बहुत सारे विचारों को प्रदर्शित किया है। उसमें इनका मानना था और इन्होंने कही थी एक बात, वो यह थी कि भारत के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण योगदान अगर कहा जाए, अगर सबसे महत्वपूर्ण सहयोग की बात की जाए तो वो किसी की है तो वो भारतीयों की है। अगर वो सरवाइव कर पा रहा है ब्रिटिश साम्राज्य भारत के अंदर और अपने आप का अपने साम्राज्य का एक्सपेंशन कर पा रहा है, अपने व्यापार का एक्सपेंशन कर पा रहा है, उसमें भी किसका सहयोग है भाई? भारतीयों का। उनका मानना यह था कि अगर भारतीय अपना सपोर्ट, अपना सहयोग अगर हटा लें, किससे? ब्रिटिश हुकूमत को सपोर्ट करने से खुद को पीछे कर लें, तो 1 साल के भीतर ही ब्रिटिश हुकूमत यहां से चली जाएगी, यहां उसका कोई वजूद नहीं बचेगा और भारत को स्वतः ही स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। क्या सारी चीजें इतनी आसान थी? क्या ऐसा हो पाता? क्या सारी बातें हैं, उसको आगे समझने की हम कोशिश करेंगे। अब हमने समझा कि असहयोग लाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या सोच थी इसके पीछे महात्मा गांधी की असहयोग आंदोलन के बारे में, कि असहयोग आंदोलन लाया जाएगा, करा जाएगा। इसके पीछे महात्मा गांधी की जो सोच थी वो क्या थी, वो हमने समझ लिया उनके पुस्तक हिंद स्वराज से, जो कि 1919 में पब्लिश हुई, प्रकाशित हुई पुस्तक गांधी जी की है। यहां से एक क्वेश्चन आपका बन रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक कितने ईस्वी में पब्लिश की गई थी, या फिर हिंदू स्वराज पुस्तक किसकी है? तो भाई गांधी जी की है, 1909 में पब्लिश की गई। और इसी से हमें एक आधार मिलता है, एक बेस मिलता है इस समझ का कि असहयोग की जरूरत क्यों पड़ी और इसको लाने का गांधी जी का मोटिव क्या था। खैर आगे बढ़ते हैं। अब भाई असहयोग के विचार को आंदोलन में बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? तो इनका मानना था कि भाई जब तक इसको आंदोलन के तौर पर नहीं लाएंगे, हमने पहले ही जान रखा है रॉलेट एक्ट के बारे में, जिसका क्या अंजाम पहुंचा था हम ये जानते थे कि वो जो चीज था वो शहरी इलाकों तक ही सीमित रह गया था, जिस वजह से इसका असफलता भी हमें बहुत सारा देखने को मिला। जो गांधी जी को इसमें उस हिसाब से सफलता नहीं मिली, इसे बीच में ही वापस लेना पड़ा। अब इसके क्या, किस ढंग से इसको आंदोलन बनाया जा सकता था? तो सीधी बात थी कि हर जन समूह जो था उसको अपनी ओर लाकर, सबको एकाग्रचित एक जगह इकट्ठा कर सबको एक धागे में पिरोकर ही इसको करना संभव था। खैर आगे बढ़ते हैं कि अब भाई इसके लिए गांधी जी ने क्या क्या किया। तो गांधी जी, आपको पता होगा कि शौकत अली और मोहम्मद अली, जिनका खिलाफत कमेटी से नाता था, उनके साथ इन्होंने बहुत सारे बातें कर रखी थी, बहुत सारे बैठक इनकी हुई थी, लेकिन आम सहमति नहीं बन पा रही थी, बहुत तरह की बातें थी। शौकत अली और गांधी जी ने मिलकर 1920 के गर्मी के महीनों में पूरे भारत के विभिन्न जगहों का परिभ्रमण करा और इस असहयोग के समर्थन में लोगों से मदद मांगी, लोगों का राय जाना, उनको इस तरह से कन्विंस करने की कोशिश करी कि लोग इनके साथ आए। अब भाई जैसे तैसे जहां तक बात पहुंच रही है, फिर भी अभी भी मन में शंका है। अब यहां से बढ़ते हैं हम, जब गांधी जी और शौकत अली ने क्या करा है भाई, देश भर में यात्राएं करी है बहुत सारी, ताकि क्या कर सके वो इस जन आंदोलन, इस असहयोग आंदोलन के लिए क्या इकट्ठा कर सके, समर्थन इकट्ठा कर सकते। अब आगे बात करते हैं, लेकिन इस बात पर कांग्रेस के अंदर आम सहमति नहीं थी। उनके अंदर एक असंतोष की, एक संकोच की भावना उत्पन्न थी। वह संकोच की भावना क्या थी? तो भाई होने थे नवंबर 1920 में विधायी परिषद के चुनाव, और इनका ऐसा मानना था कांग्रेस के बहुत सारे मेंबर्स का, यानी कि कांग्रेस के अंदर क्या हुआ था भाई, एक तरह से मान के चले तो 2 गुट बन गए थे। एक वो जो गांधी जी के विचारधारा से सहमत थे और दूसरे वो जो इनसे सहमत नहीं थे। तो भाई जब 2 विचारधारा कहीं उत्पन्न हो रही है, तो जब तक दोनों में सामंजस्य नहीं स्थापित होगा, दोनों के बीच सहमति नहीं बनेगी, तो किसी नतीजे पे पहुंचना मुश्किल होगा। अब भाई आपस में ही आपके बीच गड़बड़ी है, तो फिर तीसरा आपका कैसे समर्थन करेगा? तो भाई बात चली क्या, भाई नवंबर 1920 में होने थे विधायी चुनाव और कांग्रेस में सहमति नहीं बन पा रही थी कि इस तरह का कोई आंदोलन शुरू करा जाए। लेकिन फिर भी अब बात करते हैं, इनका भय क्या था कांग्रेस के लोगों का, कि कहीं इसकी वजह से वापस से हिंसा न भड़क जाए, जैसा कि हमें देखने को मिला था रॉलेट एक्ट
वाले विद्रोह के अंदर जहां हमने विद्रोह तो नहीं करा था, हमने क्या किया था, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करे थे, लेकिन अंग्रेजी शासन ने दमन किया इसका और बर्बरतापूर्ण तरीके से इसको दबाने की कोशिश की, जिसमें सैकड़ों लोगों की जाने गई। जालियांवाला बाग हत्याकांड जैसा जघन्य अपराध हुआ जनरल डायर के नेतृत्व में। इन सारी चीजों से कांग्रेस का जो दूसरा पलड़ा था, दूसरा पक्ष था, वो भयभीत था और वो नहीं चाहता था इस तरह की कोई चीजें वापस से घटित हो। खैर, फिर भी अब बात करते हैं, यह जो चीज थी, जो असहमति बनी हुई थी कांग्रेस के दिसंबर 1920 के अधिवेशन में, जो कि हुआ था नागपुर में। अगर आपको याद हो पिछला लेक्चर, अगर उन्होंने उसको आपने नहीं देखा है तो अभी वापस से जाकर देख लीजिए, ताकि आपका पूरा ये सीरीज कंप्लीट हो पाए। ये चौथा लेक्चर है, आप समझ रहे हैं इस चीजों को। तो भाई हुआ क्या था, तो आपको पता है 1920 सितंबर में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, वहां इस चीज पे आम सहमति नहीं बन पाई थी, लेकिन 1920 के दिसंबर अधिवेशन जो कि हुआ नागपुर में कांग्रेस का, वहां इस पर सहमति बन गई कि असहयोग आंदोलन को चलाया जाएगा। क्यों, क्या, कैसे, वो डिटेलिंग की बात है, फिलहाल हमें इसे इस तरह से समझते हुए चलना है। अब भाई सहमति कब बनी है, दिसंबर 1920 में। जनवरी 1921 में असहयोग और खिलाफत, यानी कि मुस्लिम हिंदू दोनों का जो अलग अलग गुट हुआ करता था, अलग अलग दल हुआ करता था, जो एक का मकसद अलग था, दूसरे का मकसद अलग था। भाई कहता है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है, वैसा कुछ सिचुएशन पहले बनाया गया, क्रिएट करा गया। भाई शौकत अली का जो खिलाफत पार्टी था, खिलाफत समिति था, उसने असहयोग का समर्थन करा, स्वराज का समर्थन करा, और असहयोग ने खलीफा के जो शक्ति को छीनने की बात आ रही थी, उस पर एक संधि थोपने की बात आ रही थी, उसके खिलाफ खिलाफत कमेटी का साथ दिया। दोनों साथ आए और इसके लिए शुरू किया गया असहयोग आंदोलन। मुद्दा मुख्य रूप से क्या था, स्वराज और खलीफा के शक्तियों को छीनने से बचा पाना। इस तरह से कब शुरू हुआ असहयोग आंदोलन, जनवरी 1921 के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं, जो ये जो आंदोलन था वो मुख्य रूप से रहा अभी तो, क्योंकि रॉलेट एक्ट मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक था, ये चलेगा जमीनी हकीकत तक, जमीन तक पहुंचेगा, यानी कि ग्रामीण पृष्ठभूमि तक जाएगा, लेकिन इस वीडियो में हम केवल शहरों तक ही पहुंचेंगे। अब भाई बात करो, यहां तक तो हमने आंदोलन शुरू करवा दिया है। क्या शुरू करवाया, आंदोलन। अब इसके बारे में समझना है कि आंदोलन किस तरह से आगे बढ़ा, किस तरह के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, और तो और हमें यह बात भी समझनी है कि विभिन्न सामाजिक समूह जो थे उनका इसके ऊपर विचार किस तरह के था। आपको अगर पहला इंट्रो वीडियो याद हो तो हमने वहां एक बात आपको समझाने की कोशिश की थी कि स्वतंत्रता के मायने सबके लिए बराबर नहीं थे। वही बात यहां पूर्ण रूपेण पूरी तरीके से लागू होता है कि इस असहयोग आंदोलन के पीछे जो मोटिव था, जो आकांक्षाएं थी, जो इनकी सोच थी विभिन्न जन समुदाय की, वो एक जैसी नहीं थी। स्वराज के मायने सबके लिए भिन्न थे। इस तरह से लाइन यूज करा एनसीईआरटी ने। क्या कह रहा है भाई, ये जो हमें चाहिए था स्वराज, इसकी जो भावना थी सबकी थी, भाई हमें स्वराज चाहिए, लेकिन मायने सबके अलग थे, सबकी जरूरतें अलग थी। इस पे हम पहले ही वीडियो में काफी बातें कह चुके हैं आपसे। अब आगे बढ़ते हैं, इन सारी चीजों को हमने जान लिया है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, शहरों के अंदर क्या हुआ। तो भाई शहरों के अंदर सबसे पहले गांधी जी का मानना यह था कि किस तरह से इसको लागू किया जाएगा। जैसे कहा था ना, असहयोग के विचार को आंदोलन कैसे बनाया जा सकता था, इस पे विचार उनका यह था कि इसको क्रमबद्ध तरीके से लाया जाए। मतलब सबसे पहले एक स्टेप लिया जाए, फिर अगला स्टेप, फिर अगला स्टेप। पहले स्टेप में यह था कि सरकार ने जिन्हें सम्मानित कर रखा अंग्रेजी हुकूमत ने, वो अपनी पदवियां लौटा दे, फिर स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी विद्रोह करे, फिर व्यापारी वर्ग विद्रोह करे। फिर यह चीज क्या हो, अगर इतने चीजों को करने के बाद, इस तरह के विद्रोह करने के बाद, असहयोग की भावना के बाद, अगर अंग्रेजी हुकूमत दबाने की कोशिश करती है इसके ऊपर, इसको जोर जबरदस्ती से दबाने की कोशिश करती है, तब हम क्या करेंगे, इसको और व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन में तब्दील कर देंगे। मतलब मोटिव इनका थोड़ा सा ब्रॉड हो चला था कि अलग अलग स्टेप में इस पे हम आगे बढ़ेंगे, और जब अगर एक स्टेप फेल करेगा, मतलब प्लान ए में कहीं कोई गड़बड़ी आई तो प्लान बी तैयार रखेंगे। कुछ इस तरीके से इसको आगे बढ़ाने की हमें जरूरत मान पड़ी थी, या इसका विचार कुछ इस तरह से था। खैर आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं भाई जो शहरों में इस आंदोलन का क्या इफेक्ट पड़ा। तो भाई इफेक्ट काफी बेहतर शुरू हुआ, मिला जुला असर नहीं कहेंगे, स्टार्टिंग में इसका असर बहुत व्यापक तौर पे दिखने को मिला। स्कूलें कॉलेजेस खाली हो गए, जो भी सरकारी कर्मचारी थे, जो प्रोफेसर्स थे, जो टीचर्स थे, उन्होंने इस्तीफा देने शुरू कर दिए, विद्यार्थी स्कूल जाने से बचने लगे, जो वकील वगैरह थे, सरकारी वकील, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। मतलब ये चल क्या रहा भाई, एक व्यापक तरीके से क्या हो रहा है, इसका समर्थन किसका, असहयोग आंदोलन का।
उसमें आपको देखने को पता चलेगा कि इसके साथ साथ विदेशी चीजों का बहिष्कार शुरू हुआ, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार शुरू हुआ। आप ये जान पाइएगा कि क्या होता है भाई, विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। होली जलाने का मतलब यानी कि कपड़ों का ढेर लगा दिया भाई, आग लगा दिए जाते थे। इससे एक चीज हुआ कि विदेशी कपड़े का जो यहाँ यूज था, हमारे यहाँ जो इसके इस्तेमालात थे, जो इसका व्यापार था, वो करीब करीब 1921 के आसपास जब ये स्टार्ट हुआ आंदोलन, करीब 102 करोड़ का था। 1920 के आसपास, ठीक है। 1921 में जब ये आंदोलन चरम पर पहुंचा, तब ये घटकर लगभग आधा रह गया विदेशी कपड़ों का बाजार भारत के अंदर, और ये करीब 102 करोड़ के व्यापार से केवल 57% का व्यापार रह गया। सॉरी, 57 करोड़ का व्यापार रह गया। मतलब 102 करोड़ का जो बिजनेस था इनका, किनका, विदेशी कपड़ों का, अब केवल कितना हो गया, 57 करोड़ का। तो इतना ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला विदेशी कपड़े को व्यापार के अंदर। लेकिन अभी भी बहुत सारी बातें आएंगी। अब इसकी वजह से क्या हुआ, अब विदेशी कपड़ा जो तुम्हारे इस्तेमाल के लिए आ रहा था, तुमने उसका बहिष्कार शुरू किया, तो इसके अल्टरनेट पे काम शुरू हुआ, जो क्या था, हथकरघा उद्योग, स्वदेशी आंदोलन, यानी कि खादी ग्रामोद्योग का विकास। जो हर घर में हथकरघे हुआ करते थे उस समय में, उसे खादी कपड़ों का बुना जाना शुरू हुआ। लेकिन आगे समझ में आएगा, ये सारी चीजें बढ़ावा मिला, बहुत सही चल रहा था, लेकिन ये लंबा चलने वाला नहीं था, क्योंकि ये जो खादी के कपड़े बनते थे ये महंगे हुआ करते थे अंग्रेजी कपड़ों से, और जो गरीब लोग थे वो इस तरह के आंदोलन को काफी लंबे समय तक प्रोत्साहन नहीं दे सकते थे। इसके साथ वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकते थे, क्योंकि उनके पास पैसों की कमी थी और खादी महंगा पड़ रहा था। इस तरह के आंदोलन का सक्सेसिवली आगे बढ़ पाना तभी संभव है जब इसके लिए जो भारतीय वैकल्पिक व्यवस्था होगी, भारत के जो चीज होने चाहिए थे वो पूर्ण रूपेण सक्षम हो। भारत के अंदर शैक्षणिक संस्थान की व्यवस्था व्यवहारिक हो, बेहतर ढंग से हो, जो अंग्रेजी स्कूल से जो बच्चे निकलेंगे, जो वहां नहीं पढ़ने जाएंगे, उनके पढ़ने की व्यवस्था प्रॉपर हो, तभी जाकर, या फिर जैसे ये बात करा खादी महंगा है, खादी का जो दाम है वो अगर खादी के कपड़ों का कम रखा जाए, जो कंपेरेबल रेट है उससे कम रखा जाए, मतलब जो विदेशी कपड़े हैं उनके कंपैरिजन में, तभी जाकर इसको आगे कंटिन्यू कर पाना संभव हो पाता, जो कि ऐसा था नहीं। इस तरीके से क्या हुआ, गरीब लोग वापस से विदेशी सामान खरीदना शुरू कर दिए। जो लोग इस्तीफा दे चुके थे सरकारी नौकरी से, वो वकील हो, शिक्षक हो, प्रोफेसर हो, या जो स्टूडेंट स्कूल छोड़ चुके थे वो वापस से अपने अपने जगह जाने लगे। जो भी सरकारी नौकरशाह थे वो वापस से उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली, क्योंकि वैकल्पिक रास्ता, वैकल्पिक जो मार्ग था वो प्रोवाइड नहीं किया जा सका। और इस तरीके से शहरों में इसका इंपैक्ट कुछ इस तरीके का रहा। आर्थिक दृष्टि से आपने समझने की कोशिश की, जो इसका जो व्यापार था वो किस तरह से मुंह के बल गिर पड़ा था, लेकिन ये ज्यादा दिन कंटिन्यू नहीं हो पाया। अभी हम बात करते हैं इसको आज के संदर्भ में समझने की कोशिश करें। आज चल रहा 2020, कुल 100 साल पहले की ये बातें हैं। हम इसको आज के संदर्भ में ऐसे समझ सकते हैं कि अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई आप चाइनीज चीजों का बहिष्कार कीजिए। आम जनता जो है, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, आपको पता है चाइनीज प्रोडक्ट जो है वो काफी सस्ते आ रहे हैं इंडियन प्रोडक्ट्स की तुलना में। तो अगर अभी आप बात कीजिए जो विरोध करने की, तो बहुत हद तक बहुत लोग इसका विरोध कर पाएंगे, लेकिन जो बहुत ज्यादा इसका विरोध नहीं कर पाएंगे वो ऐसे लोग होंगे जो यहाँ के जो महंगे प्रोडक्ट्स हैं उसको अफोर्ड ना कर पाए। तो इसका विरोध पूर्ण रूपेण तभी संभव है जब चाइनीज प्रोडक्ट के कंपेयर में जो हमारा स्वदेशी प्रोडक्ट है, जो हमारा इंडियन प्रोडक्ट है, वो इतना विश्वसनीय हो और उसके रेट के कंपैरिजन में सस्ता हो, तभी कंपीट कर पाएगा। और साथ में हम अपने स्वदेशी जो उत्पाद है, जो निर्माण है, उसको बढ़ावा दे पाएंगे। अदरवाइज जिस ढंग से यहां आपको एक फेलियर देखने को मिल रहा है शहरी क्षेत्रों के अंदर, वैसा ही कुछ हमारे समय में, अभी के समय में देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आप इतिहास को आपका जो वर्तमान है, आपका जो प्रेजेंट है, इससे जब कोरिलेट करके समझने की कोशिश कीजिएगा कि मान लो ऐसी घटनाएं अभी हो रही होती तो कैसा सिचुएशन होता, कैसा सिनेरियो होता, ये तो ऐसे सोच सकते हो। या फिर आप ऐसे सोच सकते हैं कि अभी जो घटनाएं चल रही हैं उसका अतीत से कोई लेना देना है क्या यह घटनाएं, ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा कि अतीत में भी ऐसा कुछ हुआ रहा होगा। तो इन तरह से आप अगर इतिहास को समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपका जो समझ है इसके प्रति, इतिहास के प्रति, वो काफी बेहतर हो पाएगा और आपका लगाव इतिहास से बेहतर होगा। रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा याद रखना, इतिहास रट के आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप 2 दिन रट लीजिएगा, 4 दिन रट लीजिएगा, 5वें दिन वो भूलना ही भूलना है। तो इसको आत्मसात करने की जरूरत है, खुद से जोड़ के रखने की जरूरत है। आज के लेक्चर में इतना ही। उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। अब तक के आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी अपना सपोर्ट बनाए रहे, इस तरह का लेक्चर आपके लिए बराबर आता रहेगा। चलिए
आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं।